अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और अभी जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये पर्सनली जो है मेरा फेवरेट चैप्टर है और ये काफ़ी लोगों को मुश्किल भी लगता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स हरगिज़ मुश्किल नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने अपना दिमाग ज़रा वाइड सोचना है, ठीक है। आप लोगों ने ये सोचना है कि ये जो अभी तक हम फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ते आए हैं, इससे आगे भी फिजिक्स है। और जब आप अपना माइंड इस तरह से ब्रॉड माइंड रखेंगे तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग इस चैप्टर को समझ सकें। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हमने तो ये पढ़ा था तो अब तो ये आ गया है। हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, लेकिन अभी जो है हमने ये पढ़ना है। तो अभी हम सिर्फ इस चैप्टर पे फोकस करके पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का ये जो लेक्चर है ये हमारे पास बेस्ड है थोड़े से जो बेसिक्स हैं उस पर। एमडी कैट के कोर्स में हमें सिर्फ एक चीज दी हुई है इसमें, और एक लाइन में लिखा हुआ है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ठीक है। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी जो है वो छोटा टॉपिक हरगिज नहीं है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गया, फिर आप लोगों के पास फोटो इलेक्ट्रिक आ गया, क्वांटम इफेक्ट आ गया, पेयर प्रोडक्शन, इनहेलेशन ऑफ मैटर, इसके अलावा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी में। तो ये वाले टॉपिक्स हमारे लिए इस चैप्टर में मेन है, ठीक है। मेन मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसके अलावा भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो इन्हीं से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज़ जो है वो आ जाती है ये जनरल और स्पेशल थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी, जहां से ये सारी चीज शुरू हुई थी। फिर मजीद इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, और लास्ट में जो है वो जो आइंस्टाइन की हमारे पास इक्वेशंस हैं, मैस, लेंथ और टाइम की, वो। तो ये आ गया हमारे पास चैप्टर की सारी समरी के। चैप्टर में क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें हमें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। और जो लोग नस्ट का या नम्स का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वाला पोर्शन भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनके कोर्स में गिवन है, ठीक है। तो अब जो है हम बारी बारी शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को लेके। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। बहुत इजी टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर बात कर ली जाए इनर्शियल फ्रेम की और नॉन इनर्शियल की, तो ये क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज जो हमने सीखनी है वो है कि भाई फ्रेम क्या होता है। फ्रेम के बारे में कहा जाता है कि सिंपल अगर मैं आपको समझाना चाहूं ना, तो सराउंडिंग्स अंडर कंसिडरेशन, इसको कहा जाता है जी कि ये क्या है, फ्रेम है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं छोटी सी कि एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है जिसमें एक बंदा बैठा हुआ है, और ये गाड़ी जो है ये चल रही है रोड पे, जिस रोड पे हमारे पास लगे हुए हैं इस तरह के दरख्त। और ये गाड़ी का जो ड्राइवर है वो क्या करता है कि वो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर पे अपना पाँव प्रेस करता है, एक्सेलरेशन देता है गाड़ी को। अब अगर मैं कहूं कि ये जो बंदा है, ये रेड वाला बंदा, तो अब इसके बारे में हमने कुछ बातें करनी है, ठीक है। वो करने से पहले हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की सिर्फ और सिर्फ
बल्कि इस तरह करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मैं कहूं कि बंदा जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, या वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है या नहीं है, तो किस तरह से देखेंगे? अगर मैं गाड़ी को कंसिडर करूं उसकी सराउंडिंग, ठीक है, पहले केस में अगर मैं कार को कंसिडर करूं उसकी सराउंडिंग्स, तो क्या कार क्या कर रही है? कार एक्सेलरेट कर रही है। तो इस केस में क्या होगा कि बंदे का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बन जाएगा कार, और वो फ्रेम क्या होगा? वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर मैं कंसिडर कर लूं बाहर की रोड या अर्थ जिस पे वो बंदा जा रहा है, तो अब क्या बन जाएगा? अर्थ उसकी सराउंडिंग बन जाएगा, और अर्थ क्या होगा? नॉन एक्सेलरेटिंग होगा, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है? आपके पास सराउंडिंग्स हैं, और एक ही केस में हमारे पास नॉन इनर्शियल भी आ सकता है, और सॉरी एक्सेलरेटिंग भी हो सकता है, और नॉन एक्सेलरेटिंग भी हो सकता है। अगर मैं, आप लोग सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बैठे हुए होंगे, तो मैं कहता हूँ आप लोग जो हैं वो रेस्ट पे हैं। आप लोग किस हिसाब से रेस्ट में हैं? कि आप लोग अपने रूम के हिसाब से रेस्ट में हैं, ठीक है। आपकी जो वॉल्स हैं इर्द गिर्द, वो सारी की सारी क्या है? बन गई हैं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गई है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल फ्रेम, के सराउंडिंग्स जो आपके इर्द गिर्द हैं वो क्या बनाती हैं? आपका फ्रेम बनाती हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटिंग होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटिंग होता है, ठीक है। इसमें जो है बॉडी या तो आपके पास रेस्ट पे होती है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होती है, और इसमें आपकी बॉडी या तो एक्सेलरेट कर रही होती है या फिर डीसेलरेट कर रही होती है। एग्जाम्पल अगर देख लें, तो एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि वही कार हमारे पास है जिसमें एक बंदा है, और ये कार या तो रेस्ट पे है, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, या तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये जा रही है। तो इस बंदे का जो फ्रेम है, यानी कि ये जो कार है, ये कौन सा फ्रेम है? ये इसका इनर्शियल फ्रेम है। इसके मुकाबले में अगर इसी को इस तरह से ले लें हम, कि एक कार है और उसमें जो बंदा है वो बैठा हुआ है, और ये कार क्या कर रही है? ये एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में ये जो बंदा है इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और इसके पास एक्सेलरेशन भी है। तो अब ये बंदा किस फ्रेम में कहलाएगा? ये बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ये बोलेंगे हम। यहां पर मैं आप लोगों को एक एमसीक्यू कराना चाहता हूं जो कि बहुत बार आया हुआ है, और वो एमसीक्यू जो है वो है अर्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो अर्थ के बारे में पूछा जाता है कि अर्थ इज आ, और ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, और नस्ट में तो मतलब तकरीबन हर अल्टरनेट ईयर आ रहा होता है ये वाला सवाल। तो स्टूडेंट्स, अर्थ इज आ का दो आंसर्स बनते हैं, ठीक है। पहला सवाल होता है अर्थ इज आ, तो अर्थ इज आ इनर्शियल फ्रेम, अगर सिंपल इस तरह करके लिखा हुआ है तो हम देखें अर्थ में है, हम कह रहे हैं कि भाई हम एक इनर्शियल फ्रेम में है, एक्सेलरेटिंग में है कि नॉन एक्सेलरेटिंग में है। तो अगर हम जनरली देखें तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम पीछे की तरफ गिर रहे हैं या आगे की तरफ गिर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जब एक्सेलरेट करती है तो हम पीछे की तरफ होते हैं।
जब डिसेलेरेट करती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। लेकिन अर्थ के केस में तो ऐसा नहीं हो रहा। अर्थ के केस में तो हम जहां पर हैं हम वहीं पर हैं। तो कहने को क्या है कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है अगर हम जनरली बात करें। लेकिन फिर क्या होता है कि एक लफ्ज यहां पर ये एग्जामिनर्स हमारे यूज कर लेते हैं और वो लफ्ज होता है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। तो जब ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग का लफ्ज यूज हो जाए तो तब आपके पास ये जो अर्थ है ये नॉन इनर्शियल बन जाती है। अच्छा जी, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्यों नॉन इनर्शियल बन जाती है? देखिए स्टूडेंट, सिंपलेस्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो आप लोगों को इजीली समझ आ सकती है, वो ये है कि अर्थ जो है वो गोल घूम रही है। अगर कोई भी चीज गोल घूमेगी तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी। और अगर एक्सेलरेशन होगी तो इसका ये मतलब होगा कि वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। ठीक है, तो अर्थ अगर देखें तो बिहेव ऐसा करती है जैसे वो इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन असल में अर्थ के पास एक्सेलरेशन होती है जो कि नेग्लिजिबल होती है, लेकिन होती है। इसलिए अगर हम जनरली स्पीकिंग की बात करें तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग की बात करें तो अर्थ क्या है हमारे पास, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो आई होप कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं और वो है जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और मैंने देखा है यहां पर कि ज्यादा टीचर्स लिखते हैं जनरल और स्पेशल थ्योरी। मैं लिखूंगा स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सबसे पहले कुछ मिसकॉन्सेप्शंस जो हमारे स्टूडेंट्स ने अपने माइंड में सिर्फ नाम से बनाई हुई होती हैं। ठीक है, इस थ्योरी में क्योंकि आइंस्टाइन और न्यूटन के नाम शामिल होते हैं तो बच्चे ये समझते हैं कि जनरल थ्योरी जो थी वो ओल्ड थ्योरी थी, और स्पेशल का नाम क्योंकि स्पेशल है वो न्यू थ्योरी थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी जी हमारे पास न्यूटन ने बनाई थी, और जो न्यू थ्योरी आइंस्टाइन ने पेश की। लेकिन जिस जिसका ये कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल जो है वो आप लोगों ने ऑपोजिट सोचा है। ठीक है, असली कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोथ आर प्रेजेंटेड बाय सर आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये दोनों थ्योरियां जो हैं ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की ही प्रेजेंटेड थ्योरीज हैं। और एक और मजे की बात कि स्पेशल थ्योरी जो है वो आई है आपके पास 1905 में, जबकि जो जनरल थ्योरी है वो आई है 1915 में। यानी कि जो जनरल थ्योरी है वो 10 साल बाद पेश की गई है स्पेशल थ्योरी के। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि स्पेशल थ्योरी क्या होती है, जनरल थ्योरी क्या होती है। और यह बात याद रखिएगा कि ये जो जनरल थ्योरी है ये जो है ये जो डिसओबे करती है न्यूटन को। ठीक है, जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है न्यूटन का, उसको ये मॉडिफाई करती है, या आप लोग कह रहे हैं कि उसके साथ ये डिसएग्री करती है। ठीक है, तो ये है जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या क्या है। कुछ स्टूडेंट्स को और भी होता है कि ये थ्योरीज, कुछ को मतलब बैकग्राउंड जानने का नॉलेज होता है, साइंस में इंटरेस्ट होता है। तो ये एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो ये आइंस्टाइन था, जिस तरह
न्यूटन ने सोचा था ना कि ये सेब गिरा है, इस तरह आइंस्टाइन ने भी सोचा था कि एक बर्थ एक बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड में मोस्ट प्रोबेबली, तो बर्थ जो बिल्डिंग थी उधर था आइंस्टाइन का ऑफिस, और वो था काफी ऊपर। और उसने ये सोचा कि जो विंडो क्लीनर होते हैं, उसके ऑफिस में एक बंदा विंडो क्लीन कर रहा था, ऐसे करके यहां पर वो विंडो क्लीन कर रहा था सीढ़ियां स्टेयर्स पे। तो उसने ये सोचा कि अगर ये बंदा गिर जाएगा, ठीक है, यहां से, तो इसके गिरने का जो सारा प्रोसेस होगा, जो सब कुछ होगा, उसने ये सारी थ्योरीज जनरेट की थी, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया था कि एक सेब के गिरने पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लिया था, और आइंस्टाइन ने एक विंडो क्लीनर के गिरने का सोच के जो है ये जनरल और स्पेशल थ्योरी बनाई थी। तो अब देख लेते हैं कि जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी है क्या चीज। सबसे पहले क्योंकि स्पेशल थ्योरी आई थी तो स्पेशल थ्योरी की बात कर लेते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो मेन बात है वो क्या है कि ये डील करती है इनर्शियल फ्रेम्स के साथ, ठीक है। यानी कि या तो, बल्कि इसको इसी तरह क्या है कि इसमें वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और स्पेशल थ्योरी के हमारी बुक में भी और आइंस्टाइन के भी दो मेजर पॉस्टुलेट्स थे, ठीक है। दो मेजर पॉस्टुलेट्स क्या थे कि all the laws of physics are same in inertial frames, ठीक है। और जो दूसरा था वो ये था कि स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव मोशन। इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को जस्ट ये स्टेटमेंट्स भी आती हैं तो मोर देन इनफ है, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी कोर्स से बाहर का है। थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, नस्ट में भी ये इतना ज़्यादा नहीं आया, तो अगर स्टेटमेंट्स भी आती हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी है। लेकिन स्टिल मैं अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या मतलब है जी कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन इनर्शियल फ्रेम। इसका सिंपल मतलब ये है कि जितने अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं, जिसका जो मेजर पोर्शन है वो न्यूटन के लॉज हैं, प्लस जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो सेम रहती हैं इनर्शियल फ्रेम्स में। यानी कि अगर इनर्शियल फ्रेम है, जैसे कि अर्थ हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम है, तो अर्थ के अंदर जितने भी न्यूटन के लॉज हैं और जितने भी ये इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, तो वो हमारे पास ओबे होती हैं, उनमें कोई मसला नहीं आता। दूसरा है हमारे पास कि स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखें होता क्या है स्टूडेंट्स के, अगर मैं कहूं कि ये एक गाड़ी है, ये आ रही है 30 की स्पीड से, और ये एक और गाड़ी है, ये आ रही है 20 की स्पीड से, और मैं पूछूं कि फर्स्ट ए कार की या बी कार की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों कार्स की है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ऑपोजिट मूव कर रही हों चीजें तो हम उनकी वेलोसिटीज को ऐड करते हैं। यानी कि ये गाड़ी जो ए है वो ये समझेगी कि अगली गाड़ी मेरे पास 50 की स्पीड से आ रही है, और बी ये समझेगी कि ए मेरे पास 50 की स्पीड से आ रही है। ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में कर लेंगे।
अब लाइट के केस में क्या होता है कि आइंस्टाइन ने कहा कि अगर लाइट को हम एक ले लें इस ऑब्जेक्ट, और सेकंड में हम कोई भी चीज ले लें, अगेन गाड़ी ही ले लें, और ये गाड़ी बेशक अब 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही क्यों ना आ रही हो, लाइट की स्पीड क्या रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जो ऑफ लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन है। असूली तौर पे तो क्या होना चाहिए था कि ये 1000 इस 3 एक्सपोनेंट 8 में ऐड होना चाहिए था, लेकिन हम कहते हैं कि लाइट की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसको मोशन से फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव मोशन से। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दो पोस्टुलेट्स स्पेशल थ्योरी के। जनरल थ्योरी की अगर बात कर ली जाए तो जनरल थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि हमारी किताबों में जनरल थ्योरी नहीं दी हुई। जनरल थ्योरी के बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या बताया हुआ है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में एग्जिस्ट करती है। और मेन जो जनरल थ्योरी है ना, अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो मेन जनरल थ्योरी स्पेस टाइम कर्व को डील करती है। और अब क्योंकि मैंने स्पेस टाइम कर्व बोल दिया है तो मुझे स्पेस टाइम कर्व को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। स्पेस टाइम कर्व स्टूडेंट्स ऐसी चीज है ना कि वो ये कहता है कि जितना भी हमारे पास यूनिवर्स है ना, जितना भी हमारे पास स्पेस है, ये एग्जैक्ट इस तरह की बातें नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि ये है क्या। ठीक है, तो वो कहते हैं जी कि ये स्पेस टाइम ब्लैंकेट है। ऐसा समझ लें कि एक चादर है स्पेस टाइम की, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स जिसने कवर की हुई है। और इस चादर पे जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक हैवी ऑब्जेक्ट आया, तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स के वो इस स्पेस टाइम में बेंड लेके आता है। तो यानी कि अगर ये पहले ब्लैंकेट जो था वो इस तरह से था, और इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा बहुत हैवी, तो इस स्पेस टाइम कर्व में बेंड आ गया और ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये है क्या, स्पेस टाइम कर्व और मैस का आना। और यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों प्लैनेट्स जो हैं वो इर्द गिर्द एक दूसरे के रिवॉल्व करते हैं, और यही एक्सप्लेन करता है ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को। कैसे एक्सप्लेन करता है, तो ऐसे एक्सप्लेन करता है कि ये अगर एक स्पेस टाइम ब्लैंकेट है, इस पे सबसे पहले मैंने लाके रखा एक बड़ा सा प्लैनेट या बहुत हैवी मैस, तो क्या होगा कि यहां पर स्पेस टाइम कर्व बेंड हो जाएगा ऐसे करके। जब ये बेंड होगा तो ये बेंडिंग जो है वो, अगर यहां पर कोई छोटी चीज पड़ी होगी, ठीक है, तो इस छोटी चीज की वजह से भी छोटा सा बेंड आएगा, और ये इसकी तरफ क्या होगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंक्लिनेशन है ये बेसिकली क्या है, ग्रेविटी है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सिंपल जनरल थ्योरी क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम को डील करती है, और ये कहती है कि तमाम यूनिवर्स जो है वो बेसिकली एक ब्लैंकेट है जिसको कहते हैं स्पेस टाइम ब्लैंकेट। ठीक है, और अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट उस पर रखा जाता है तो स्पेस टाइम ब्लैंकेट में कर्व आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्पेस टाइम कर्व। और ये चीज प्रूफ किसने की थी, ये चीज प्रूफ पहली बार जब ब्लैक होल डिस्कवर हुआ था तो उसने की थी। ठीक है, ब्लैक होल क्या था, जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए बता रहा हूं कि ब्लैक होल एक इन्फिनिट मास था। ब्लैक होल एक इन्फिनिट मास है। तो इन्फिनिट मास क्या करेगा कि
इसको इतना बेंड कर देगा स्पेस टाइम कर्व को कि ये एक होल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास स्पेशल थ्योरी का और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। आखिर में अब इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, जनरल थ्योरी, स्पेशल थ्योरी पढ़ने के बाद जो मैंने आखिरी चीज आप लोगों को कही थी, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, उसके बाद हम न्यूटन की इक्वेशंस कर लेंगे एक अलग लेक्चर में, वो है हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट लिखता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। लाइट कैन एक्ट एज अ वेव as well as particle, but never both। ये चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास जो लाइट होती है वो आपके पास बिहेव कर सकती है एज अ वेव भी और एज अ पार्टिकल भी। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस में लाइट एज अ वेव भी बिहेव कर रही हो और एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर रही हो। तो लाइट कब कब एज अ वेव बिहेव कर रही होती है? तो कुछ प्रोसेसेस हैं हमारे पास, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग। ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जिसमें लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही होती है। ठीक है, और पार्टिकल की अगर बात की जाए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये वो प्रोसेसेस हैं जिसमें लाइट बिहेव कर रही होती है एज अ पार्टिकल। यहां पर एक और एमसीक्यू कभी कभी आ जाता है, वो भी आपको बताना चाहता हूं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो डिपेंडेंट है अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, और वो तकरीबन हर टेम्परेचर पे अकर करती है जब आप थोड़े से हाई टेम्परेचर्स पे जाएं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है जब लाइट की एनर्जी 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। 1 से लेकर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कॉम्पटन इफेक्ट अकर होता है, और 10 से जब हम 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ जाते हैं तो पेयर प्रोडक्शन का हमारे पास प्रोसेस जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। तो इस स्लाइड की अगर मैं समरी अगेन आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि लाइट पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकती है और लाइट वेव की तरह भी एक्ट कर सकती है, लेकिन कभी भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें लाइट दोनों की तरह बिहेव कर रही हो। किन में जो है वो एज अ वेव एक्ट करती है तो वो ये लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, और जिनमें वो एज अ पार्टिकल एक्ट करती है वो राइट साइड पे लिखे हुए हैं। इस चैप्टर में जो है हमने मेनली ये जो राइट वाला पोर्शन है ये कवर करना है कि इन सारे प्रोसेसेस में कैसे लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही होती है। अब ये वाला लेक्चर हम अपना एंड करते हैं, इसके बाद हम करेंगे न्यूटन वो सॉरी आइंस्टाइन की इक्वेशंस, मास, लेंथ और टाइम की, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे एक अलग अलग इन टॉपिक्स पे, और एक एक लेक्चर इन टॉपिक्स पे डिटेल से बनाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारा लेक्चर एंड हुआ। अब हम अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं।